नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे वक्री ग्रहों का प्रभाव। जन्म कुंडली में कोई ग्रह जब वक्र अवस्था में हो जाता है तो उसका किस प्रकार से प्रभाव मिलता है और उस प्रभाव से हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वक्र अवस्था क्या होता है, और साथ ही साथ कुछ दर्शकों का प्रश्न था कि क्या वक्री ग्रह का रत्न पहन सकते हैं। तो इसको लेकर भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वक्री ग्रह का रत्न आप पहन सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले समझिए कि वक्र अवस्था क्या है और इस वक्र अवस्था का प्रभाव कैसा होता है। तो वक्र का मतलब है कि जो ग्रह है उस ग्रह की जो सामान्य दिशा है उससे विपरीत दिशा हो जाना। यानी कि मान लीजिए कोई ग्रह सीधा चल रहा है, वह एकाएक उल्टा हो जाए, या सीधा आगे चल रहा है पीछे चलने लगे, तो इसको कहते हैं वक्र अवस्था। यानी अपनी समान दिशा, अपनी समान अवस्था से विपरीत गति करने लगे। जैसे कि राहु केतु सदैव वक्री होते हैं, तो उनका चाल कैसा होता है आप इस भाव पर समझिए। मान लीजिए राहु यहाँ बैठे हों, ठीक है, लग्न भाव में। ये कौन सा भाव है? लग्न भाव। मान लीजिए राहु यहाँ पर बैठे हों, तो इसके बाद राहु इस भाव में जाएंगे, यानी ये पीछे का भाव है। आपको मालूम है ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए इसको लिख देता हूँ। ये पहला भाव है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। भावों का जो डायरेक्शन है वो यही होगा, एक के बाद दो इधर ही आएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इस एक के जब आप इधर जाएंगे तो ये क्या हो गया? पीछे का भाव हो गया। तो राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह 1 से 2 में जाते हैं, 2 से 3 में आते हैं। अब ये मैं भाव पर समझा रहा हूँ, इसी तरह आप राशि पर समझ लीजिए कि यदि कोई ग्रह मेष राशि में है तो वो मेष राशि में उसकी जो अवधि है वह पूरा करने के बाद वृषभ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक राशि पर सूर्य 1 महीना रहता है, तो यदि मान लीजिए सूर्य यहाँ मेष राशि पर 1 महीने जब रह लेगा तो यहाँ से वो वृषभ में जाएगा, फिर यहाँ भी 1 महीना रहेगा, फिर यहाँ से मिथुन में आएगा, फिर यहाँ ये 1 महीना रहेगा। तो ये जो गति हो गया इसे कहते हैं मार्गी गति। और जब यहाँ से कोई ग्रह आगे न जाकर पीछे की तरफ जाए तो उसे कहते हैं वक्र अवस्था, यानी वक्री गति। अपनी सामान्य दिशा से वह विपरीत हो गया। और राहु केतु सदैव विपरीत ही होते हैं। वो 1 से 2 में नहीं जाएंगे, मेष से वृषभ में नहीं जाएंगे, मेष से मीन में जाएंगे, फिर मीन से कुंभ में जाएंगे, कुंभ से मकर में आएंगे, मकर से धनु में आएंगे। और सामान्य स्थिति क्या हुई? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, न कि 12 से 11, 10, 9। आपको समझ में आ रहा होगा कि 12 से जब 12, 11, 10, 9 करेंगे तो ये उल्टा चल रहा है, पीछे की ओर आ रहा है, तो इसको कहते हैं वक्री गति। और यदि सीधा चले 1, 2, 3, चाहे यहीं से भी गिनिए तो 9, 10, 11, 12, तो ये हो जाएगी मार्गी अवस्था। तो वक्री और मार्गी में यही अंतर है कि ग्रह पीछे की ओर जाते हैं। अब रहा कि ये प्रभाव कैसा देते हैं, तो ये स्पष्ट है कि जो भी ग्रह वक्र अवस्था में हो, अब देखिए राहु केतु नहीं, वो सदैव ही वक्री है। जब अवस्था चेंज हो, जब ग्रह की सामान्य स्थिति से विपरीत गति मिले, जो सामान्य स्थिति है, जो सामान्य दिशा है, उससे जब विपरीत दिशा में गति करने लगे, यानी उसका डायरेक्शन चेंज हो, तो वो ग्रह बलशाली हो जाता है, बलिष्ठ हो जाता है, उसको एक अलग एनर्जी मिल जाती है, वो मजबूत हो जाता है। तो मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि फल अच्छा करे या खराब करे, लेकिन करेगा जरूर, बहुत बृहद मात्रा में करेगा। लेकिन अब वो ग्रह अच्छा करेगा या बुरा करेगा, ये कैसे निर्णय किया जाए? ये तो तय हो गया कि वक्री गति किस प्रकार से चलता है ग्रह, ये आप लोग समझ गए। और वक्र अवस्था में होगा तो ये स्पष्ट हो गया कि वो बलशाली हो जाएगा, और जो ग्रह बली होगा वो बृहद रूप से फल करेगा। अब फल अच्छा करेगा या बुरा करेगा, सवाल ये आता है। तो ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कहा गया है क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्रा महाशुभा। अब यहाँ क्रूरा वक्रा महाक्रूरा,
यानी कि क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है, ठीक, या आप इसको ऐसे समझिए अकारक ग्रह, मारक ग्रह, नीच राशि के जो ग्रह हैं और स्वाभाविक रूप से जो क्रूर ग्रह हैं, यदि ये वक्र अवस्था में चले जाएं तो वो महाक्रूरा हो जाते हैं, यानी उनकी जो क्रूरता है उसमें वृद्धि हो जाती है। और जो सौम्य ग्रह हैं, सौम्या वक्रा महाशुभा, जो सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, जो नैसर्गिक रूप से शुभ हैं, वो यदि वक्र अवस्था में जाते हैं तो उनकी शुभता में वृद्धि होती है, महाशुभा कहा, शुभता में वृद्धि होती है। तो इससे फलादेश आप इस प्रकार स्पष्ट समझिए कि जो ग्रह का नेचर होगा बस उसमें वृद्धि हो जाएगी। यदि वो पाप ग्रह तो पाप प्रभाव में वृद्धि, शुभ ग्रह तो शुभ प्रभाव में वृद्धि। अब वक्र अवस्था में ग्रह कहां का फल करेंगे, किस प्रकार का फल करेंगे? वक्री अवस्था में आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए लग्न में यहां बृहस्पति बैठ जाए, लग्न में गुरु ग्रह बैठ जाए और यहीं पर ये वक्र अवस्था में हो जाए, क्या हो जाए, वक्री हो जाए। तो यदि ये यहां वक्री हो जाए, वक्र अवस्था में चले जाएं, तो स्पष्ट हो गया कि ये मेष से वृष में नहीं, जब तक वक्री रहेंगे तो समझिए कि मेष से किधर जाएंगे, मीन की तरफ, यानी जिधर से आए हैं गति उधर ही हो जाएगी। कहने का मतलब है वक्री अवस्था ऐसा होता है ना कि जिस स्पीड से ग्रह चलते हैं अन्यों की अपेक्षा वो धीमे हो जाते हैं, तो उन्हें पीछे की तरफ प्रतीत होता है, तो वक्र अवस्था हो जाता है। तो मान लीजिए बृहस्पति यहां पर वक्री हो रहे हैं तो इस भाव का फल तो करेंगे, साथ ही साथ इस वाले भाव का भी फल करेंगे, क्योंकि वक्र अवस्था में पीछे। तो कोई भी ग्रह जिस भाव में वक्री होगा उस भाव से पीछे के भाव में भी फल करेगा। अब ये यहां है तो आगे नहीं, पीछे। अब कितना करेंगे? तो जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहां पर बैठे हैं तो यहां 100% रिजल्ट करेंगे। बृहस्पति का जितना आप फलादेश करेंगे यहां की स्थिति के अनुसार आप करेंगे, साथ ही साथ इस बृहस्पति का यहां भी 50% प्रभाव हो जाएगा, आधा। यानी वक्र अवस्था में ग्रह दो भावों को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहां आप फलादेश करेंगे तो मेष राशि के बृहस्पति को मानकर फलादेश करेंगे, लेकिन यहां मीनगत ही फलादेश होगा। मीनगत यानी स्वराशि के बृहस्पति जिस प्रकार का प्रभाव देंगे उस प्रकार का प्रभाव यहां बैठे वक्री बृहस्पति द्वादश के लिए करेंगे। ये वक्र ग्रह का एक अद्भुत प्रभाव होता है। यहां आप इसको उनको स्वराशि मानिएगा, यहां आपको दिख नहीं रहे हैं, दिखेंगे यहां वक्र अवस्था में। यदि यहां पर वक्री हो जाए तो फिर लाभ भाव का फलादेश करेंगे, क्योंकि इससे एक घर पीछे। तो जहां होंगे वहां 100% यानी पूर्ण, पूरा जहां बैठे हैं वहां का ही आप फलादेश मानिए, और उससे आधा फलादेश। यहां का आप पूरा बृहस्पति का फल नहीं, आधा समझकर चलिए कि यहां भी प्रभाव अपना रखेंगे, देंगे। यहां मीन राशि पड़ गई तो स्वराशि हो गए। अब मान लीजिए बृहस्पति यहां पर बैठे हो तो यहां सूर्य की राशि पर बैठे हैं, जो भी लग्न होगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां मेष लग्न ही मान लें तो ये भाग्येश होकर यहां आकर बैठेंगे और द्वादशेश होकर यहां बैठेंगे। किस राशि पे? सूर्य की सिंह राशि पर। और यदि यहां ये वक्र अवस्था को हो जाते हैं तो यहां के साथ साथ यहां के भी 50% रिजल्ट ये करेंगे। तो यहां की जो प्रभाव होगा कैसा होगा? उच्चगत होगा, क्योंकि कर्क राशि में ये बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो यहां उच्चगत प्रभाव होगा और यहां मित्र राशिगत प्रभाव होगा, यानी मित्र के राशि पर बैठे हैं। अब ये देखिए कि ये शुभ है कि अशुभ। तो सबसे पहले तो ये नैसर्गिक रूप से शुभ है और साथ ही साथ योग कारक भी हैं, क्योंकि भाग्येश है। हालांकि यहां भाग्येश बनते हैं और द्वादशेश बनते हैं, तो पूर्ण रूप से योग कारक नहीं होते हैं, लेकिन योग कारक होते हैं। अब यहां मेष लग्न में जो सूर्य है ये पूर्ण रूप से योग कारक हो जाता है। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका हो तो मंगल पूर्ण रूप से योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि कर्क लग्न में पंचम भाव में आएगी वृश्चिक राशि और दशम भाव में आएगी मेष राशि। तो केंद्र और त्रिकोण दो भाव मिल जाते हैं तो पूर्ण रूप से योग कारक हो जाते हैं। तो यहां बृहस्पति योग कारक बन रहे हैं यहां से, तो इस अवस्था में यहां के बृहस्पति का रत्न आप धारण कर सकते हैं। वक्री ग्रह के रत्न धारण करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
आपको कैलकुलेशन कर लेना है कि वो ग्रह अच्छा रिजल्ट करेगा या बुरा, और ग्रह है कैसा, शुभ है कि अशुभ है, क्रूर है कि सौम्य है, और कुंडली में योग कारक है कि मारक है। अब देखिए, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, सौम्या वक्रा महाशुभा। इस सूत्र को आप समझेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिखिए, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, ये एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन है सौम्या वक्रा महाशुभा, यह सूत्र आप लिख सकते हैं। क्रूरा, अब क्रूर ग्रह कौन है? शनि आदि क्रूर ग्रह हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि जातक की कुंडली में नीच राशिगत, शत्रु राशिगत यदि कोई ग्रह बैठा है वह भी अशुभ फल देगा। अब इस सूत्र के साथ साथ एक बात यहाँ मैं समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ बृहस्पति योग कारक आपको दिख रहे हैं, वक्री है, रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन यही बृहस्पति यदि यहाँ पर बैठे हो, वक्र अवस्था में हो, तो वक्र छोड़िए ना, योग कारक होने के बावजूद भी ये नीच राशिगत हैं, तो आप रत्न न पहने तो ज्यादा बेहतर है ना। देखिए, योग कारक तो ये भाग्यश बन रहे हैं, लेकिन नीच राशिगत होने के कारण ये नैसर्गिक रूप से सौम्य और शुभ ग्रह होने के बावजूद भी रत्न नहीं पहनना ज्यादा शुभ होगा, क्योंकि यहां ये नुकसान भी दे सकते हैं, क्योंकि नीच राशिगत है। भाग्य से होने के नाते ये थोड़े शुभ भी फल करेंगे। अब यहां पे वक्र अवस्था में हो जाएं तो यहां के भी रिजल्ट करेंगे 50% और यहां भी 100%। तो नीच राशिगत होने के कारण ज्यादा तो रिजल्ट इसी का करेंगे, तो नुकसान होने के चांसेस रहेगा, कर्म क्षेत्र पर दिक्कतें परेशानियां बनाएंगे। और यहां के नाते जब 50% रिजल्ट करेंगे तो स्वराशिगत रिजल्ट करेंगे, तो थोड़े भाग्य में वृद्धि भी होगी, भाग्य से कभी कभार काम बन भी जाएगा। तो ऐसी अवस्था में बलिष्ठ करना, रत्न पहनना उचित है या नहीं, तो इस अवस्था में आप रत्न न पहने तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सौम्य वक्रा महाशुभा लिखा हुआ है लेकिन है नीच राशिगत, तो कहीं ना कहीं लाभ समुचित नहीं मिलेगा, पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, नुकसान होने की भी आशंका बनी रहेगी, चांसेस बनेंगे। तो आप क्रूरा और सौम्या में यह भी ध्यान रखिए कि ग्रह कौन सा है और किस अवस्था में बैठा है। वक्री का मतलब हो जाता है पिछले भी भाव का भी ग्रह आधा फल करता है और मजबूत हो जाता है, बलशाली हो जाता है। और यदि कोई क्रूर ग्रह हो तो साधारण नियमतः यही है कि जब वो वक्र अवस्था में हो तो महाक्रूर हो जाएगा, और सौम्य ग्रह है तो महाशुभ हो जाएगा। अब यही सौम्य ग्रह यदि अच्छी स्थिति में है तो वक्र अवस्था में भी आ गए तो वो बहुत ही उत्तम रिजल्ट कर देंगे, और क्रूर ग्रह है और वक्र अवस्था में आ गया तो बहुत ही बिगाड़ देगा। तो इस अवस्था में सौम्य के लिए आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्रूर के लिए न करें, उपाय करें, पूजा पाठ करें, मंत्र जप करें तो लाभ देगा। और सौम्य के अवस्था में भी यदि ग्रह का प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ है तो रत्न धारण करना उचित नहीं है। तो रत्न धारण को लेकर तमाम तरह की स्थितियां विचारणीय होती है, उसके बाद विचार किया जाता है कि रत्न धारण करना उत्तम है कि नहीं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।